Good morning all of you. How are you all? Fine. So today we will continue our yesterday's chapter, that is Indian Constitution. So yesterday we read about the Constitution, who is the drafting chairman of the Constitution, under whose presidentship it is done, when it is come in effective. So we have done all these points in the previous class. So today we will read about what is government. We read about the organs of the government also. What are the three organs of the government? Legislature, executive and judiciary. Both these three are interrelated but they are independent. Right? ये क्या है? Interrelated तो है लेकिन independent है. सभी अपने डिपार्टमेंट का वर्क इंडिविजुअली करते हैं, कोई भी किसी के वर्क में इंटरफेरेंस नहीं करता है. इन सम केसेस अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है तो उसके लिए कौन है हमारे पास? जुडिशरी डिपार्टमेंट. कौन है? जुडिशरी डिपार्टमेंट. तो दीज आर द सम रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू पास द लॉज विच इज मेड बाय द लेजिस्लेचर. क्या करेगा ये? लेजिस्लेचर ने लोकसभा और राज्यसभा में बैठ के जो लॉ या बिल बनाए गए हैं उनको क्या करेगा? ये पास करेगा. क्या करेगा? पास करेगा. मतलब एग्जीक्यूटिव के पास अथॉरिटी होती है, एग्जीक्यूटिव के पास अथॉरिटी होती है कि हमें कौन सा लॉ पास करना है और कौन सा नहीं करना है. नाउ जुडिशरी क्या करेगा? टू सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एंड अदर पब्लिक रिलेटेड मैटर्स ऑल्सो. पब्लिक से रिलेटेड मैटर्स में भी जो भी कॉन्फ्लिक्ट होंगे वो भी कौन सॉल्व करेगा? हमारा जुडिशरी. तो जुडिशरी डिपार्टमेंट में और कौन आएगा इसके नीचे? बताइए. अगर ये पब्लिक से रिलेटेड केसेस सॉल्व करते हैं तो कौन आएंगे इसके अंदर? हमारा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. और लोअर सेक्शन पे कौन सा कोर्ट आएगा? हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. कौन सा आएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. कल हमने यहां तक पढ़ लिया था, कल तक हम यहां तक पढ़ चुके थे. चलिए आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं. नाउ बात आती है गवर्नमेंट. आखिर गवर्नमेंट क्या है? हमने बात करी थी कि वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री बिकॉज वी हैव अ राइट टू वोट एंड टू चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव. यहाँ तक ये बात हो गई थी हमारी. अब हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट होती क्या है. व्हाट इज अ गवर्नमेंट? फर्स्ट लेट्स इट्स डेफिनेशन. गवर्नमेंट इज अ सिस्टम ऑफ सोशल कंट्रोल अंडर विच द राइट टू मेक लॉज एंड राइट टू एनफोर्स दैम इज वेस्टेड इन अ पर्टिकुलर ग्रुप एंड सोसाइटी. किसके हाथों में हुआ अल्टीमेटली ये? अगर हम बात करें तो ये कंट्रोल किसके हाथ में हुआ? हमारा लेजिस्लेचर के हाथ में. किसके हाथ में हुआ? लेजिस्लेचर के हाथ में. क्यों? क्योंकि दे हैव अ राइट टू पास द लॉ. दे हैव अ राइट टू पास द लॉ एंड इट इज एंड दे आर फॉर्मुलेटेड बाय लोकसभा एंड द राज्यसभा मेंबर्स एंड दे आर फॉर्मुलेटेड बाय लोकसभा एंड राज्यसभा मेंबर. तो हम ये कह सकते हैं कि लॉज बनाना, फिर उनको एनफोर्स करना, आम पब्लिक के ऊपर, सिटीजन के ऊपर उनको एनफोर्स करना, अप्लाई करना, ये सब क्या है? एक सोशल सिस्टम है. क्या है? ये एक सोशल सिस्टम है जिसके अंदर सभी को कंट्रोल किया जाता है. किसके थ्रू? जुडिशरी डिपार्टमेंट के थ्रू. मतलब जब ये तीनों ऑर्गन होंगे तब हमारा क्या बन जाएगा? एक गवर्नमेंट बन जाएगी. क्या बन जाएगी? गवर्नमेंट बन जाएगी, जहाँ पे फॉर्मुलेशन भी होगा, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव एनफोर्सिंग भी होगा और उनको कंट्रोल भी करना पड़ेगा. तो ऐसी सोसाइटी बना देना, ऐसा ग्रुप बना देना, क्या कहलाएगा? गवर्नमेंट. क्या कहलाएगा? गवर्नमेंट. तो व्हाट इज अ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट इज अ सिस्टम ऑफ सोशल कंट्रोल. देखिए डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है ये? इट इज अ सिस्टम ऑफ सोशल कंट्रोल अंडर विच राइट टू मेक लॉज एंड राइट टू एनफोर्स देम. उनको हमें अप्लाई भी करना है. ये सब किसके हाथों में होता है? एक पर्टिकुलर ग्रुप, एक सोसाइटी के हाथों में होता है. वो क्या कहलाएगा? गवर्नमेंट. क्या? गवर्न. अगर आप देखो इसकी डेफिनेशन तो ये टू पार्ट्स में अगर हम इसको तोड़ लें, इसको बाइफोग्रेट कर लें तो ये गवर्न करना मतलब किसी को कंट्रोल में करना. गवर्न करना मतलब किसी को कंट्रोल में करना. राइट? क्लियर हुई है बात? द गवर्नमेंट बेसिक फंक्शन. अब इसके बेसिक फंक्शन क्या है? इट्स प्रोवाइड लीडरशिप, ऑफ कोर्स,
हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्रेसिडेंट किसके अंदर आएंगे, हमारे लीडरशिप के अंदर ही आएंगे, वही हमें लीड कर रहे हैं, राइट। मेंटेनिंग ऑर्डर, मेंटेन कर रखा है। प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज, गवर्नमेंट के थ्रू हमें क्या मिल रही है, पब्लिक सर्विसेज मिल रही है। प्रोवाइडिंग नेशनल सिक्योरिटी, आज हम सेफ हैं, आज हम सेफ हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक असिस्टेंस। इकोनॉमिक असिस्टेंस से मतलब आज हमें क्या मिलती है, इकोनॉमिक हेल्प मिलती है बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के थ्रू आज हम क्या हो रहे हैं, इकोनॉमिकली सस्टेन हो रहे हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये कुछ ऐसी सर्विसेज थी, या हम कहें कुछ ऐसे फंक्शंस हैं या कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो गवर्नमेंट हम पब्लिक को प्रोवाइड करता है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, क्लियर है। आगे चले, चलो अब हम बात करते हैं स्टेट की। किसकी बात करते हैं, स्टेट की। अब स्टेट क्या होता है, कोई बता सकता है, व्हाट इज अ स्टेट एंड व्हाट इज अ गवर्नमेंट, ये दोनों अलग अलग क्यों हैं। What is a state, Yashasvi? A state refers to the political institution which represents a sovereign people who occupy different territories. Who occupy different territories. इसका मतलब क्या हुआ, ये एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। क्या है ये, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो सेट ऑफ टेरिटरी को कंट्रोल में करता है। सेट ऑफ टेरिटरी का मतलब क्या हो गया, पर्टिकुलर रीजन। क्या हो गया, पर्टिकुलर रीजन। भाई हमारे यहाँ पर हर 50 किलोमीटर पे, या हम कहें हर 100 किलोमीटर पे हर एक रीजनल लैंग्वेज के लोग मिलते हैं, जिनकी लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस हम देखते हैं, राइट। तो क्या उनको हमारी टेरिटरी में सस्टेन करने का राइट नहीं है, क्या उनको अपना रिलीजन चूज करने का राइट नहीं है, क्या उनको अपने कस्टम ट्रेडिशन फॉलो करने का राइट नहीं है, दे हैव। और जिस टेरिटरी में रह रहे हैं वहाँ की टेरिटरी इनको अलाउ करती है, मना नहीं करती है। तो इस तरह का जो रीजन होता है वो क्या कहलाता है, हमारा स्टेट। क्या कहलाता है, स्टेट। अब इस स्टेट को कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट क्या किससे फॉर्मुलेशन रखता है, हमारा किस डिपार्टमेंट से रिलेशन रखता है, एडमिनिस्ट्रेशन से। किससे रखता है, एडमिनिस्ट्रेशन को। तो स्टेट को रेगुलेट करने वाला कौन, स्टेट को रेगुलेट करने वाला कौन, एडमिनिस्ट्रेशन, और या हम कह सकते हैं गवर्नमेंट। तो स्टेट होगा तो गवर्नमेंट होगा, और गवर्नमेंट और स्टेट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और इंडिपेंडेंट है। आगे बात समझ में। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टेट एंड द गवर्नमेंट, एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी दैट लिव्स अंडर ए सिंगल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, दैट लिव्स अंडर द सिंगल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। देखिए अभी हम पढ़ेंगे कि स्टेट एंड गवर्नमेंट कैसे हुआ। अभी हमारा कंसेप्ट आएगा एक फेडरलिज्म वाला। कौन सा आएगा, फेडरलिज्म वाला, तब और क्लियर हो जाएगा ये। द सिस्टम बाय विच अ स्टेट और कम्युनिटी इज कंट्रोल। गवर्नमेंट क्या है, ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर चाहे स्टेट हो चाहे कोई भी कम्युनिटी हो वो कंट्रोल करी जाती है, राइट। नाउ मोर और लेस परमानेंट, मोस्टली जो स्टेट्स होंगे उसमें पॉपुलेशन घटती बढ़ती रह सकती है, ऑलमोस्ट इट रिमेन सेम, but due to migration or due to immigration population can be varied but it remain same, इसमें और कोई चेंज नहीं होगा। then it is temporary, of course temporary होगा, गवर्नमेंट तो टेम्पररी होगी क्योंकि हर 5 साल में क्या होगा, हमारी रूलिंग पार्टी चेंज होगी, वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे, तो हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट टेम्पररी हो सकती है। आ रही है बात समझ में। नाउ पॉलिटिकल एंटिटी दैट इज इमैटेरियल एंड नॉन फिजिकल, क्या ऐसा कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं दिखता है। भाई दो तरह की एसेट्स होती है, एक टेंजिबल होता है, एक इंटेंजिबल होता है। टेंजिबल इंटेंजिबल का मतलब होता है जो हमें दिखता है और जो हमें दिखाई नहीं देता है, ये दो तरह की टर्म्स होती हैं। तो नॉन फिजिकल का मतलब ऐसे कोई फिजिकली अपीयरेंस नहीं है, हम कहें कि स्टेट कोई मैन है कोई विमेन है, नहीं, कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। अपने आप में एक टेरिटरी का होना, अपने आप में लोगों का सस्टेन करना, अपने आप में एक रिलीजन को फॉलो करना, ये क्या कहलाता है, हमारा स्टेट। क्या कहलाएगा, स्टेट। जनरली रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट भी कोई एक फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड थ्रू द ग्रुप ऑफ पीपल। आ रही है बस समझ में। नाउ
एम्प्लॉयज इट्स पावर थ्रू द गवर्नमेंट। यहाँ लोग किसके अंडर में काम करते हैं? गवर्नमेंट के अंडर है। भाई जो गवर्नमेंट हमें पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, दैट मीन्स वी आर रेंडरिंग सर्विस टू द गवर्नमेंट इटसेल्फ। नाउ कंट्रोल द स्टेट एट अ गिवन टाइम। यहाँ गवर्नमेंट किसको कंट्रोल कर रहा है? स्टेट को। गवर्नमेंट किसको कंट्रोल कर रहा है? स्टेट को, बाय लॉज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज। क्लियर है? ये डिफरेंशिएट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर ही लेना। कई जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 1 मार्क में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, कैन बी कम इन द 4 MCQs भी बन जाता है। क्लियर? अब बात आती है कि मैम ये स्टेट एंड गवर्नमेंट कैसे। देखिए एक टर्म हमारी आती है फेडरलिज्म, ये आगे आने वाला है, हम इसको पढ़ते हैं। देखिए ये हमारे कुछ फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। क्या है ये? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं। जैसे फेडरलिज्म है, सेपरेशन ऑफ पावर है, सेक्युलरिज्म है, राइट? ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। फर्स्ट है हमारा फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ऐसी कंट्री जहां पर एक से ज़्यादा गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है उसको हम क्या बोलेंगे? फेडरलिज्म। अब बात आती है कि मैम एक से ज़्यादा गवर्नमेंट कैसे हो सकती है? भाई यूनिकैमरल और बाइकैमरल। यूनिकैमरल मतलब एक, बाइकैमरल मतलब दो। तो हमारे यहाँ पर कितनी एग्जिस्ट करती है? 3 टायर। कितनी? 3 टायर। वो कैसे? देखिए अगर हम कुछ ऐसा पढ़ें तो ये हो गया हमारा यूनियन। क्या कहेंगे इसको? यूनियन। यूनियन को आप क्या कह सकते हैं? सेंट्रल ऑल्सो। देन स्टेट एंड थर्ड वन इज लोकल। कौन सी आएगी थर्ड हमारी? लोकल। इसलिए इंडिया में जो है फेडरलिज्म की हम एग्जिस्टेंस बोलते हैं गवर्नमेंट की 3 टाइप्स। कितनी? 3 टाइप्स। फर्स्ट इज सेंट्रल विच वी कैन कॉल यूनियन ऑल्सो, सेकेंड इज स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड इज लोकल गवर्नमेंट। तो व्हाट द लोकल गवर्नमेंट इंक्लूड? देखिए आइए ये कुछ ऐसा चार्ट बनता है। फेडरलिज्म, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। अब हमारा यूनियन गवर्नमेंट क्या करता है? यूनियन गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री। किसको रेगुलेट करता है? होल कंट्री को रेगुलेट करता है। किसको कंट्रोल करता है? ये पूरी कंट्री को रेगुलेट करता है। यूनियन लिस्ट, ये एक अपनी लिस्ट बनाता है। ये मैं आपको समझाऊंगी कि यूनियन लिस्ट होता क्या है। फिर रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स, देन कॉन्करेंट लिस्ट। फेडरलिज्म क्या करता है? स्टेट गवर्नमेंट फॉर पर्टिकुलर स्टेट एंड प्रोविंस। जैसे हमारा राजस्थान की गवर्नमेंट अलग है और उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी किससे मिली हुई होती है? यूनियन से और सेंट्रल से। आ रही बात समझ में? देखिए इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। मेन अथॉरिटी किसके हाथ में होती है? सेंट्रल के हाथ में, यूनियन के हाथ। ये क्या करता है? अपनी पावर को हिरार्की वाइज डिस्ट्रीब्यूट करता चलता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है? देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? अपनी पावर को क्या करेगा? ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने से नीचे वाले डिपार्टमेंट में। तो इसने अपने से नीचे वाले डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। किस पे कर दी? ये स्टेट लेवल पे। किसको कर दी? स्टेट लेवल पे। अब स्टेट लेवल पे डिफरेंट क्या है? यहाँ पे सीएम है कि नहीं? इन्होंने अपनी पावर को थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि हमने आपको थ्रू द इलेक्शंस आपके स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट कर दिया है, अब आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को आगे कंटिन्यू करिए। तो ये क्या करते हैं? फिर अपनी पावर को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डेप्यूटी सीएम्स बन जाते हैं, मेंबर्स बन जाते हैं, पार्षद वगैरह आपने देखा होगा, मेयर्स हो जाते हैं, राइट? तो ये फिर वापस क्या करते हैं? अपनी अथॉरिटी को ये डेप्यूटी सीएम में डिवाइड कर दी। फिर नीचे जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए राजस्थान वाइज, वो उनमें डिवाइड हो गई। इस तरह से यहाँ पर डिवाइड हो जाते हैं। तो ये क्या किया इन्होंने?
अपनी पावर को, अपनी अथॉरिटी को स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि ये पूरे देश को एक साथ होल्ड नहीं कर सकता। रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी ज़रूर बना सकता है, उनके ऊपर सर्विलेंस ज़रूर रख सकता है, लेकिन एक साथ सबको होल्ड नहीं कर सकता। इसलिए इन्होंने क्या किया, अपनी पावर को थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करा इन्होंने लोकल गवर्नमेंट में। लोकल गवर्नमेंट में कैसे, लोकल गवर्नमेंट फॉर द लोकल लेवल, इसमें कौन आएगा, विलेजेस वगैरह आएंगे, विलेजेस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, ग्राम पंचायत, देन तहसील, देन नेक्स्ट टू जिला परिषद। इस तरह से क्या हुई, गवर्नमेंट हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। और डिस्ट्रीब्यूट होना ज़्यादा बेटर है या एक का ही होना ज़्यादा बेटर है, डिस्ट्रीब्यूट होना ज़्यादा बेटर है। इससे क्या होगा, जो हमारी गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो प्रॉपर तरीके से रन कर पाएगा, बेटर रिजल्ट दे पाएगा, क्योंकि एक होल्ड करके रखेगा तो बेटर रिजल्ट नहीं मिलेगा। आ रही है बात समझ में। अब बात आती है मैम ये यूनियन लिस्ट क्या होता है और ये स्टेट लिस्ट क्या होता है, और एक नया वर्ड और है कॉन्करेंट लिस्ट, ये क्या होता है। देखिए यूनियन लिस्ट में कुछ ऐसी हम कहें कि कुछ एप्लीकेशंस कहें या कुछ लॉज कहें, रूल्स बनाए जाते हैं जो एप्लीकेबल होते हैं वर्ल्ड वाइड। क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं वर्ल्ड वाइड। इसके अंदर हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं, एप्लीकेबल वर्ल्ड वाइड। मान लीजिए अगर मैं आज कोई बैंक है, जैसे ICICI का बैंक का आज मैंने यहाँ पे फॉर्म फिल किया, तो यहाँ जो उसकी डिटेल मुझे फिल करनी पड़ेगी। मान लीजिए मैं राजस्थान में हूँ, मैं जयपुर में हूँ, जयपुर में मुझे उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी थी, वो मैंने कर दी, और मैं उसके बाद बैंगलोर चली गई, मैं मेरे स्टेट से बाहर चली गई, तो मैं वहाँ जाकर भी मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, मेरी जो बाकी का पेंडिंग वर्क है वो यहाँ पे मैं ICICI में जाके कंप्लीट कर सकती हूँ। क्यों, क्योंकि जो रूल्स रेगुलेशंस यहाँ हैं वही रूल्स रेगुलेशन यहाँ है। इंडिया के किसी भी मैं कोने में चली जाऊँगी वो रूल्स रेगुलेशन सेम होंगे, क्योंकि इट इज़ एप्लीकेबल वर्ल्ड वाइड। आगे समझ में बात आ गया। तो ऐसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ या ऐसी सर्विसेज जो प्रोवाइड करी गई हैं गवर्नमेंट के थ्रू, वो एप्लीकेबल वर्ल्ड वाइड होता है। वो क्या उसी लिस्ट में कहलाता है, यूनियन लिस्ट में। क्या कहलाता है, यूनियन लिस्ट। कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ स्टेट वाइज ही लगाई जाती हैं, कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो सिर्फ आपको स्टेट वाइज ही प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका स्टेट लिस्ट। कुछ ऐसी होती हैं जो दोनों के अंदर इंक्लूड होती है, तो वो कौन सी कहलाएगी, हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। देखिए मैं भी आपको बताती हूँ, ये देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। अब जो दोनों में सेम होगी वो किसके अंदर आएगी, हमारी कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। यूनियन लिस्ट में देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर टू मेक लॉज, इनके लिए कौन लॉज बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने जैसे भी आपको एग्जांपल दिया बैंक का, राइट। अगर मैं आज उसका यहाँ फॉर्म फिल कर रही हूँ और मुझे कोई फर्दर उसकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है और मैं बाहर जा रही हूँ, तो मैं बाहर जाके भी उसको पूरी कर सकती हूँ। क्यों, क्योंकि उसका फॉर्म जो है, उसके इंस्ट्रक्शंस जो हैं ऑल ओवर सेम होते हैं, वो वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल होता है। वर्ल्ड वाइड से मतलब इंडिया की हम बात कर रहे हैं, राइट। इसमें अब क्या क्या आ गया जो सेम एप्लीकेबल होगा, सेंट्रल के पास ही पावर होती है, जैसे डिफेंस, राइट, बैंकिंग जो मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, फिर करेंसी, जैसे अभी हमारी करेंसी चेंज हुई थी, हुए थे, तो ये एप्लीकेबल सिर्फ इंडिया में हुआ था, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं कि सिर्फ राजस्थान में ही हुआ, सभी जगह हुआ था। उसके बाद फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, आपकी सोशल सर्विसेज जितनी भी हैं, इंस्टा हो गया, ट्विटर हो गया, ये सबके लिए एप्लीकेबल सेम है। आ गई बात समझ में, आ रहा है। अब हम बात करते हैं स्टेट में। यहाँ पे स्टेट के पास पावर होती है यहाँ के लॉज बनाने की। MP का हो गया, राजस्थान का हो गया, UP का हो गया, राइट। तो जैसे पुलिस सबके अलग अलग होगी, अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस होंगे। ट्रेड, सबका व्यापार अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा, सबकी टर्म्स कंडीशंस अलग अलग होगी। एग्रीकल्चर सेक्टर भी डिपेंड करेगा स्टेट वाइज, बिकॉज देयर इज अ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। दैन इरिगेशन इज ऑल्सो, जहाँ पे पानी की फैसिलिटी होगी वहाँ पे इरिगेशन डिपेंड करता है। अगर अच्छा होगा तो अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन होगा, और कम होगा तो उनको अलग ऑप्शंस देखने पड़ेंगे इरिगेशन के लिए, राइट।
तो ये स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट है, ये हमारी सेंट्रल की लिस्ट है। अब आता है कि जहाँ पर दोनों मिलके लॉ बनाते हैं वो क्या कहलाता है? कॉन्करेंट लिस्ट। क्या कहलाता है? कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा हमारा? एजुकेशन, जैसे यूपीएससी के एग्जाम्स वगैरह वर्ल्ड वाइड इक्वल है, कोई भी दे सकता है। फॉरेस्ट लॉज जो बनाए गए हैं एप्लीकेबल फॉर ऑल, दोनों में आते हैं, वो स्टेट में भी आते हैं और वो सेंट्रल में भी सेम है, अलग नहीं है। ट्रेड, मैरिजेस, मैरिज होनी है उसमें कुछ वो नहीं है, इसके लिए आपको कोई मिनिस्ट्री से जाके परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, राइट। अडॉप्शन प्रोसेस ये आप स्टेट वाइज चल सकता है, इसमें भी आपको कोई यूनियन लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। क्लियर हुआ ये सब? आया समझ में? कोई डाउट है? आगे चले ना। अब हमारा आता है सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर मुझे कोई समझा सकता है क्या मतलब हुआ सेपरेशन ऑफ पावर? पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से? These organs are closely related to one another. The legislative mainly make the law, the executive implement them, and the judiciary interpret them. Definition of separation of power. The function of the government should be performed by the different bodies of the person. That each department should be limited to its own sphere of action without encroaching upon the other. That is should be independent within that sphere is called the theory of separation of power. मतलब legislator, judiciary और एग्जीक्यूटिव तीनों डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, तीनों इंडिपेंडेंट है, तीनों के पास अपनी पावर है, अपनी अथॉरिटी है रूल आउट करने की। और ये जो गवर्नमेंट का जो फंक्शन है ये क्या करता है? इनकी पावर्स को लिमिट करता है, मतलब कोई भी अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकता। इनके पास अथॉरिटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपनी पावर का मिसयूज कर सकते हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि हम सब किसके दायरे में रहते हैं, किस बाउंड्री में रहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। किसके अंडर रहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। और वो हमारा राइट्स कौन से दिए हुए हैं? हमारे ये फंडामेंटल राइट्स। क्या है ये? हमारे फंडामेंटल। ये देखिए हमारा सेपरेशन ऑफ पावर, ये हम पढ़ चुके हैं। चाहे इसको ऑर्गन कह लें आप, चाहे इसको ब्रांचेस कह लें आप, चाहे इसको आप तीन फंक्शंस कह लें, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव। क्लियर? नाउ अब आप आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट। तो वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स। हाउ मैनी? 6। Right to freedom, right to equality, right against exploitation, right to freedom of religion, right to culture and educational right, and last one is right to constitutional remedy. What is right to freedom? We have a right to express our feelings. हमारे पास ये आज़ादी है, हमारे पास ये फ्रीडम है कि हम हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं गवर्नमेंट के सामने। मैम वो क्या होता है? क्या रोएंगे? क्या हंस के दिखाएंगे? नहीं। अगर आप किसी भी एक्ट के लिए अगेंस्ट खड़े होते हैं तो आप क्या करते हैं? हड़ताल करते हैं, प्रोसेशंस करते हैं, डेमोस करते हैं, डेमोस्ट्रेशंस कर सकते हैं। तो ईज आर इंक्लूडेड इन राइट टू फ्रीडम। देन राइट टू इक्वालिटी, वी ऑल हैव इक्वल राइट, वी ऑल हैव इक्वल राइट। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, अगर आपका कोई एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है दैट मीन्स वॉट एवर यू हैव अ राइट और कोई उसको एंक्रोच कर रहा है, उनको आपसे छीन रहा है, तो यू हैव अ राइट टू अपील इन द कोर्ट, दैट इज कॉल्ड PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यू हैव अ राइट टू चूज एनी टाइप ऑफ रिलीजन। नाउ राइट टू कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, इन ईच एंड एवरी स्टेट और द टेरिटरी यू कैन फॉलो योर कल्चर एंड you have a right to get education according to your religion also. Next one is right to constitutional remedies. If you found that the constitution rights are not up to the mark, you can appeal in the court. आप कोर्ट में जाके ये कह सकते हैं कि मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज़ हैं मुझे चाहिए, मुझे मेरे जो भी प्रॉब्लम्स हैं राइट्स के रिगार्डिंग आप उनको सॉल्व करिए, मैं इनसे सहमत नहीं हूँ, इसके लिए भी आप अपील कर सकते हैं। तो दीज आर द 6 फंडामेंटल राइट्स विच एवरी सिटीजन हैव टू फॉलो। तो आवर चैप्टर इज ओवर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है, ओके देन थैंक यू। वी विल मीट in the next section with the new chapter. Okay.